बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और मैं पिछले 8 सालों से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज आ केमिस्ट्री प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों का अब सिलेबस चेंज हो चुका है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तमाम न्यू बुक्स इंट्रोड्यूस करा दी हैं। तो नई बुक्स के रिलेटेड यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए केमिस्ट्री के नए नोट्स भी बना के मार्केट में भेज दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बनाए हुए यूनिक नोट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। आप मार्केट में किसी भी जगह से परचेज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें तमाम शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट के लिहाज से और बड़ी अच्छी एग्जांपल्स के साथ, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो नए सिलेबस के हवाले से स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है न्यू बुक में से, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जानेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। आज के टॉपिक के हवाले से स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे एसएलओज़ हैं उनमें इंट्रोडक्शन होगा, आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, उसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है जिसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं, उसमें इसका ट्रेंड क्या है, इसकी वेरिएशन क्या है, डिक्रीज़ कहाँ करता है, इंक्रीज़ कहाँ करता है, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी डेफिनेशन तो मैंने लिखी है, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। एक्चुअली इट इज़ कैटाइन फॉर्मेशन। आप अपनी बुक में ब्रैकेट में ये वर्ड लाजमी लिखा करो, कैटाइन फॉर्मेशन। इससे आप कन्फ्यूजन से बच जाते हो। कैटाइन फॉर्मेशन, तो ये कैटाइन फॉर्मेशन ही है। आयनाइजेशन एनर्जी कैटाइन फॉर्मेशन है। अच्छा, तो अब इसकी डेफिनेशन पे आती हैं कि कैटाइन कैसे बनता है। जब हम किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें, यानी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, हम एनर्जी किसी भी एटम को सप्लाई करेंगे। अच्छा, क्या करने के लिए? टू रिमूव, निकालने के लिए। क्या बेटा? द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। कंडीशन है मोस्ट लूजली बाउंड होना चाहिए। क्या? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल मोस्ट लूजली बाउंड है, यानी जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल पुअर है या वीकर है, उसको निकालना है। कहाँ से निकालेंगे? फ्रॉम दी वैलेंस शेल। ये भी कंडीशन है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकाल ही आप वैलेंस शेल से सकते हो। ऑफ एन आइसोलेटेड, लो जी, आइसोलेटेड टर्म। आइसोलेटेड का मतलब आपका जो एटम है वो आइसोलेटेड फॉर्म में हो, सराउंडिंग से कोई भी चीज़, मतलब कोई भी एनर्जी या कोई सराउंडिंग उसके ऊपर अफेक्ट ना कर रहा हो, आइसोलेटेड फॉर्म में हो, यानी कि अपनी एक प्योर स्टेट में हो, जो आप एनर्जी दें वो डायरेक्ट एटम को ही मिले। उसके बाद मेन कंडीशन, गैसियस एटम। एटम जब तक अपनी गैसियस स्टेट में नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता, तब तक आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। और ये क्या है जी? ये भी अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है। यानी इसका मतलब आज हमने ये सीखा कि आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि आप किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वहाँ से खींचने के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी है। जितनी एनर्जी आप देंगे
उसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है बेटा कि मेरे पास देखिए कि क्या है जी, सोडियम एक एटम है, लेकिन आपको पता है सोडियम तो एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सोडियम तो मेटल है, लेकिन सोडियम सॉलिड स्टेट में कभी भी मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकता जब तक ये अपनी गैसियस स्टेट में ना आ जाए। तो जब ये अपनी गैसियस स्टेट में आ जाएगा, ये अब मैं स्मॉल g लिखूँगा, वैसे इसके साथ हम स्मॉल s लिखते हैं कि पहले सॉलिड था, जब तक गैसियस स्टेट में नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अब सोडियम के वैलेंस शेल में स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन होता है, मैं वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड करूँगा उसका नाम मतलब क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पर जी कि ये सॉलिड स्टेट में था, ये कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में होगा। अब देखें, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला सोडियम में से, सोडियम पे चार्ज आ गया प्लस, कैटाइन बन गया, तो मैंने कहा था ये कैटाइन फॉर्मेशन है। अब इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी या कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई, वो है बेटा 496 किलो जाउल पर मोल। 496 किलो जाउल पर मोल। किलो जाउल पर मोल क्या है, ये उसका यूनिट है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इसका जो यूनिट है आयनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट है बेटा, जिसमें हम मेजर करते हैं, दैट इज किलो जाउल पर मोल। इसको आप के, स्मॉल के स्टैंड्स फॉर किलो, कैपिटल जे स्टैंड्स फॉर जाउल पर मोल। आप इसको ओवर लगा के मोल ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे नहीं तो आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो कि स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना, जे कैपिटल, मोल -1, ये पर हो गया, किलो जाउल पर मोल। ये इसका यूनिट है जिसमें आप आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करते हैं। तो आपके पास यूनिट भी आ गया, तो मैंने ये लिख दिया यूनिट भी। और स्टूडेंट्स, इसको अब रिप्रेजेंट करने के लिए इसका सिंबल भी होता है डेल्टा एच। डेल्टा एच ये सिंबल होता है एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये किस्म की हीट एनर्जी होती है, हम जो प्रोवाइड करते हैं वो हीट एनर्जी होती है। हम इसको लिखते हैं डेल्टा एच, यानी कि चेंज इन हीट। हमने टेम्परेचर दिया, हीट प्रोवाइड की इसको, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो गैसियस स्टेट में आया, और गैसियस स्टेट में आने के बाद ये सोडियम अब गैसियस स्टेट में है, और फिर उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि कैटाइन फॉर्मेशन है, हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस का नाम होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आप एक नई चीज़ सीखी आपने कि कैटाइन फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब। ओके, ये हमारी डेफिनेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज़रूरी तो नहीं एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका नाम होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का नाम होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। या किसी भी एटम के वैलेंस शेल में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप उन इलेक्ट्रॉन्स को एट अ टाइम नहीं निकाल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। बात करें अगर हम मैग्नीशियम की, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरीके से बात करें हम किस चीज़ की, एल्यूमिनियम की, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। बेटा वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनको 1 बाय 1 निकाल सकते हो आप। एट अ टाइम दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसी तरीके से अगर 3 है तो फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो
इसी तरीके से मैंने लिखा, अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाए व्हाट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आप लिखेंगे व्हेन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही एक है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, टू रिमूव इट, यानी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, उस एनर्जी रिक्वायर को क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप एग्जांपल में दोबारा सोडियम लिख सकते हो। इसी तरीके से सोडियम के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही एक होता है, आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए वही एनर्जी, वही सब कुछ। इसको आप यूं भी स्टूडेंट्स लिख सकते हो, I.E, I स्टैंड्स फॉर आयनाइजेशन, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, साथ में मैंने 1 लिखा है फर्स्ट आयनाइजेशन। इसी तरीके से अगर सेकंड है तो साथ में 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसी तरीके से बेटा पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड, कि पीरियोडिक टेबल में तो 2 चीज़ें होती हैं, हमारे पास पीरियड्स भी होते हैं, लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स, और इसी तरीके से जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, और वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। उसमें क्या ट्रेंड होगा, इसका ट्रेंड का मतलब उसमें वेरिएशन क्या आएगा। देखिए ट्रेंड इन पीरियड, जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज करती है, बढ़ रही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जा रहा होगा। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न लिखी है मैंने, बिकॉज साइज ऑफ एटम या एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। स्टूडेंट्स लेफ्ट टू राइट साइज एटम का डिक्रीज हो रहा होता है, तो स्मॉल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। क्यों, क्योंकि जब वो डिक्रीज करता है, जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो रही होती है, स्ट्रॉन्गर हो रही होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें ट्रेंड की, ग्रुप के अंदर, ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है बेटा, डिक्रीज, यानी हमें थोड़ी से थोड़ी एनर्जी मतलब रिक्वायर होगी। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते जाएंगे हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। वजह, रीज़न क्या है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं बेटा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। बेटा ये उसका बिल्कुल रिवर्स है, उलट है। यहाँ पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही थी, यहाँ डिक्रीज कर रही है। क्यों, वहाँ साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर रहा था, यहाँ साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही थी, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, वीकर। वहाँ स्ट्रॉन्गर, यहाँ वीकर। और इसी तरीके से हम कहते हैं इसके साथ साथ, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है। साइज क्यों बढ़ रहा होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। टॉप टू बॉटम जब आप मूव करते हैं ना, एक एक शेल बढ़ता चला जाता है, लाइक दिस। ये एक शेल था, अब 2 हो जाएंगे, एक और एटम में आएंगे तो आपके पास शेल कितने हो जाएंगे, 3। इसी तरीके से फिर 4, 5 बढ़ते जाएंगे। तो शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी क्या हो रही है, कम, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम जो है कहते हैं कि ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। क्यों, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता जा रहा है, तो इसीलिए थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे आज के लेक्चर का मतलब आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन था, और ये एग्जाम्पल के साथ ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट दे दिया। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अख्ताम को पहुंचता है, और मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि इसी तरीके से, इसी डिटेल के साथ, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ, बड़े इजी वर्डिंग में और कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को यूनिक नोट्स में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है। तो इसीलिए आप अपनी आसानी के लिए यूनिक नोट्स परचेज़ करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।